अब अशिता कल कहीं आप भी फंस जाओ कल कहीं आप भी फंसे एक्सपेरिमेंट आपसे। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, चैप्टर नंबर 2, डायनेमिक्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। बेसिक बताया था आपको कि आपके पास ये जो चैप्टर है वो क्यों बनाया गया, बिकॉज आप जो है कंपटीशन फेस करते हो बहुत ज्यादा, को ओवरकम करने के लिए आपके लिए जो है अपनी स्ट्रेटेजी अच्छे से सोच समझ के बनाओ। ठीक है, तो यही हमारे इस चैप्टर का मेन मकसद था। सबसे पहले कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या होती है, क्या था कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। तो आप खड़े हो, एक काम करना, ऊपर से बैटरी लेके आना। क्या हो गया, अंदर घुसे हो फिर कह रहे हो मैं कम इन सर। फॉर्मेलिटी भी क्यों की, कल से टाइम पे नहीं है तो बाहर बैठे रहना। एक की आइसक्रीम नहीं खाई जा रही है, एक की कॉफी ठंडी, दोनों को मिला देते हैं, दोनों समस्या पूरी जाती है। अच्छा बताओ, तब तक पिछले वाले पर क्या क्या किया था वो कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी। चैप्टर का मेन मकसद है कि आप अपने कंपटीशन को जीतने के लिए अपने कॉम्पिटिटर को पहचानो, अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के साथ साथ आपको अपने कॉम्पिटिटर की भी स्ट्रेंथ वीकनेस पता होनी चाहिए ताकि आप कॉम्पिटिशन में लड़ सको। मल्टीपल पर्पज होते हैं अपने कस्टमर को अट्रैक्ट, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, अपने कस्टमर्स को बनाए रखना, कंपटीशन को फेस करना और अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना। देन मैंने आपको बताया था कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। क्या था कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस? कंपेरेटिव इंटेलिजेंस मतलब अपने जो कॉम्पिटिटर है उनकी खुफिया इंफॉर्मेशन सारे रखना, जिसमें आप बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस, वो क्या करने जा रहे हैं, वो सब कुछ की जानकारी रखते हो। तो ये होता है आपके पास कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। आपका कंपटीशन दो टाइप का हो सकता है, कौन कौन से? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। क्या फर्क था दोनों में? जब आपके पास सेम प्रोडक्ट में आप डील करते हो और आप एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्पीट करते हो तो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन हो गया। जैसे एग्जाम्पल और कोको कोला, ये आपके पास डायरेक्टली कॉम्पीट करते हैं, सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट बेचते हैं, जबकि आपके प्रोडक्ट जो है सेम पर्टिकुलर सेम। हाँ दूसरी बैटरी लाओ, ये चल नहीं रही। तो बेसिकली आपके पास अगर आपके प्रोडक्ट जो है वो सेम प्रोडक्ट है तो आपके पास डायरेक्ट कंपटीशन हो जाता है, और अगर वो सिमिलर है मतलब सेम जरूरत को पूरा करते हैं तो वो आपके पास कौन से होंगे? आपके इनडायरेक्ट कंपटीशन। जैसे एक जूस मेकिंग कंपनी अगर कोको कोला से कॉम्पीट करती है तो वो क्या होगा आपके पास? इनडायरेक्ट कंपटीशन। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या रहता है कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझने का। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है, हमें सबसे पहले उसे आइडेंटिफाई करना होता है। जो पहली आपकी एक्टिविटी है वो यही है कि आपका कॉम्पिटिटर है कौन, ये समझना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कॉम्पिटिटर को जानने के बाद इसमें सिर्फ हम लिस्ट बनाते हैं, हम उसके बाद उसकी बेसिक जानकारी लेते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या सर्विस वो देता है, कब से बना हुआ है वो, ठीक है, कौन उसके प्रमोटर थे, यानी कि उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अटेन करना। थर्ड स्टेप पे उसकी स्ट्रेंथ देखी जाएगी, फोर्थ पे उसकी वीकनेस, और लास्टली सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल करके आप अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हो। तो 5 स्टेजेस हैं। पहला, अपने कॉम्पिटिटर को देखना कौन कौन है, डिटरमाइन करना। दूसरा, उसे समझना। तीसरा, उसकी स्ट्रेंथ, और फोर्थ उसकी वीकनेस देखना, और पांचवा कंपाइल कर लेना इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद क्या था? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मतलब आपको स्ट्रेटेजी बनाने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और दो चीज एनालाइज करनी होती है, एक इंटरनल फैक्टर्स को और एक एक्सटर्नल को। जब हम बात करते हैं इंटरनल की, तो इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल में क्या क्या आता है? आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। और एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। नहीं अटेंडेंस हुई नहीं, अब मैं ले लेता हूं। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है वो आती है
आपकी इंटरनल एनालिसिस में, और जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज है, मार्केट में जो थ्रेट है वो कहां पे आती है? आपकी एक्सटर्नल एनालिसिस। आपके कंपटीटर की स्ट्रेंथ वीकनेस देखना, ये कहां पे आएगा? इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, बिकॉज बाहर है। मार्केट में नई डेवलपमेंट्स हो रही है, मार्केट में न्यू रेगुलेशंस वगैरह आ रही है, कहां पे है? एक्सटर्नल। हमारे इंप्लॉयज की आपस में लड़ाई हो रही है, हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, क्या क्या पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, क्या है, ये सारे इंटरनल है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटेजी बनाते टाइम दोनों चीजें देखनी होती है, बिकॉज आपकी स्ट्रेटेजी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके जो आपकी अपॉर्चुनिटीज है उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें करना है वो है पॉइंट्स टू कंसीडर इन स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। जब भी हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए, बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाओगे। पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक स्ट्रेटेजी एक दिन में नहीं बन जाती, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बनती है, यानी कि आपको बार बार मीटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे धीरे धीरे करके आपको चेंजेस भी करने पड़ेंगे, यानी कि आपके पास बहुत जल्दी नहीं बनेगी स्ट्रेटेजी। बनने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो वेरियस फैक्टर मस्ट बी बैलेंस्ड व्हाइल मेकिंग स्ट्रेटेजी। जब भी स्ट्रेटेजी बनाओगे तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको बैलेंस करने होते हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। हम हमेशा वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से सबसे बेस्ट हो। ठीक है, strategy of a firm at a particular point of time is a result of series of small decisions taken over extended period of time। एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम में छोटे छोटे जो डिसीजन आप लेते हो उन सब से मिलके ही आपकी स्ट्रेटेजी बनती है। जैसे अगर हम कहें कि एप्पल जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, जो लोग एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत अच्छा है। क्या वो सिक्योरिटी फीचर एक दिन में एस्टेब्लिश हो गया था? क्या वो क्वालिटी एक दिन में एस्टेब्लिश हो गई थी? नहीं। और क्या ये प्लानिंग भी कि हमें क्वालिटी के बेसिस पे कम्पीट करना है या सिक्योरिटी के बेसिस पे कम्पीट करना है, कि ये भी एक दिन में जो है डेवलप हुई थी? नहीं। उन्होंने कुछ एडिशनल दिया होगा, लोगों ने सोचा सिक्योरिटी है चलो अच्छा है, तो एप्पल ने सोचा हाँ ये एक प्लस पॉइंट है, धीरे धीरे करके उन्होंने उसे एड ऑन करते गए। हो सकता है 15 साल के बाद उन्हें ये लगने लगा कि हाँ ये एक ऐसा एरिया जहां पे हम बेस्ट है, तो उन्होंने आगे से स्ट्रेटेजी बना ली कि अब हम हमेशा कम्पीट ही इसकी बेसिस पे करेंगे कि सिक्योरिटी कौन ज्यादा दे रहा है। तो क्या ये सिक्योर जो इनकी स्ट्रेटेजी एक दिन में बन गई है? वो 15 साल का टाइम लगा है, वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुई है, छोटे छोटे जो डिसीजन लिए हैं सबका कॉम्बिनेशन से जो है आपके पास एक स्ट्रेटेजी बनी है। स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटेजी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, एंड नीड्स कांस्टेंट रिव्यू एंड रिवीजन। क्या टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करते रहना जरूरी है या नहीं? वरना नोकिया या कोडेक वाला आपका हाल भी हो सकता है। ठीक है, तो हेंस पहला पॉइंट, स्ट्रेटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में बैलेंस बनाना होता है। आपको इस टाइप से स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आप अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपनी मार्केट की अपॉर्चुनिटीज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको। ठीक है, तो मैचिंग द इंटरनल पोटेंशियल मतलब इंटरनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज। आपको अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल मार्केट में अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज के लिए मैक्सिमम रूप में करना है, या कि आप मैक्सिमम उसका बेनिफिट उठा सको। A manager has to balance opportunity, influences and constant। मैनेजर को सब कुछ बैलेंस करके रखना होता है, अपॉर्चुनिटीज भी देखनी होती है, क्या क्या मार्केट के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो भी देखने होते हैं, और हमारी क्या क्या कमियां है या हमारी क्या क्या लिमिटेशन है वो भी ध्यान में रखनी होती है। ठीक है, मार्केट बहुत बड़ा है बट उसे कैप्चर करने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए और वो हमारे पास है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है आप वो चीज अपॉर्चुनिटी है एक एग्जिस्टिंग लेकिन उसका उतना फायदा नहीं उठा पाओगे। तो आपको अपने गिवन रिसोर्सेज में ये सोचना है कि इसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। There are constraints that limit the choice such as existence of a big competitor। ये भी होता है कई बार आप ऐसी चॉइस लेते हो जिसमें आप ये देखते हो कि हाँ लॉन्ग रन में इसका क्या इंपैक्ट होगा। हर बार आप सामने वाले से टकराने वाला ऑप्शन नहीं ले सकते। मैंने परसों भी जैसे आपको बताया था, वोडाफोन फिलहाल की सिचुएशन में एयरटेल और जियो एक तरफा आ गए, क्या वोडाफोन उनसे डायरेक्टली टक्कर लेगा या खुद को सर्वाइव करेगा? ऑब्वियसली बात है उसका मेन मकसद अभी खुद को सर्वाइव करना है, तो ये उनकी अभी स्ट्रेटेजी है। हर बार स्ट्रेटेजी एक टाइप की नहीं होती, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपके पास क्या चीजें अवेलेबल हैं। तो हेंस आपको सब चीज सोच के ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी होती है। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। पहला टाइम लेता है, दूसरा प्रॉपर कॉम्बिनेशन या बैलेंस बनाया जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। एक पॉइंट बताओ, क्या ये बैलेंस परफेक्ट होगा? जब हम बैलेंस बनाते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल एनालिसिस करके, क्या ये परफेक्ट होता है? कभी नहीं हो सकता, कोई भी स्ट्रेटेजी कभी परफेक्ट नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, रिस्क शैल आल्सो बी कंसिडर्ड। कितनी भी अच्छी प्लानिंग कर लो, क्या स्टिल फेल हो सकते हो या नहीं? हो सकते हैं। तो यानी कि आपको ये रिस्क हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की गई है या स्ट्रेटेजी बनाई गई है, कहीं भी गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है इंप्लीमेंटेशन में गड़बड़ हो जाए,
हो सकता है बाद में फैक्टर्स बदल जाए, मार्केट में कुछ चेंजेस आ जाए जो आपके हाथ में नहीं थे, हो सकता है कॉम्पिटिटर आपसे बेटर चाल चल जाए। तो यानी कि ये आपके हाथ की बात नहीं है, तो आपको ये चीज भी सोच के चलनी है कि रिस्क हमेशा बना रहेगा इवन दो आप अच्छे से स्ट्रेटेजी बना रहे हो। The complexity of the environmental factors reduces the balances and give birth to the risk. Various factor are competitive market, competitor कुछ भी कर सकता है, liberalization करते गवर्नमेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो जाए, बूम्स, रिसेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो आपकी बनाई हुई स्ट्रेटेजी को एकदम से खत्म भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी के एग्जाम्पल में देखोगे तो कोरोना और जो यूक्रेन रशिया वॉर हुआ है, इसने भी काफी हद तक मार्केट को डिसरप्ट किया है। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो ना, तो अगर आप रियल जो एग्जाम्पल चलते हैं, जो करंट के एग्जाम्पल होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड आंसर देते हो ना, वो हमेशा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये जो करंट के सिनेरियोज है, आप उसे आराम से अपने आंसर्स में जो है कोट कर सकते हो। हाँ बस ये देख लेना कि उसका बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं, हालांकि आज के टाइम पे हर चीज का होता ही है बिजनेस पे इम्पैक्ट। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट of strategic analysis is to identify potential imbalances or risk and assess their consequences. So हमेशा जब भी स्ट्रेटजी बनाओ तो आपको है ना हमेशा ये भी सोचना चाहिए कि वर्स्ट सिचुएशन में क्या हो सकता है। चाहे उस वर्स्ट सिचुएशन के होने के चांस 1% है, बट आपको फिर भी ये सोच के चलना चाहिए कि क्या हो सकता है, बिकॉज आपका प्लान भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि अगर ये हो गया तो हम क्या करेंगे। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि रिस्क होती है, कितनी भी अच्छी सोच लो, समझ लो, स्ट्रेटजी बना लो, रिस्क हमेशा रहेंगी। तो हमेशा वो पोटेंशियल इम्बैलेंसेस या वो जो आपकी रिस्क आ सकती है, वो भी ये मान के चलना है कि रिस्क आ सकती है, तो हमें क्या डिसीजन लेना है। तो तीन फैक्टर्स आपको कंसीडर करने, पहला स्ट्रेटजी ओवर टाइम इवॉल्व होगी, बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एक्शंस, छोटे छोटे एक्शंस लोगे उससे स्ट्रेटजी बनेगी। दूसरा बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में। और तीसरा कितना भी सोच समझ के कर लो, रिस्क रहेगी, तो हमेशा ये चीज भी ध्यान रखनी है और वो जो रिस्क की सिचुएशन अराइज हो सकती है वो भी कंसिडर करके ही प्लानिंग करनी है। अब रिस्क हो क्या क्या सकती है, तो यहाँ पे आपको नोट करना है, रिस्क आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों ही टाइम फ्रेम में हो सकती है, और एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर दोनों ही वजह से आ सकती है। अब सबसे पहले शॉर्ट टर्म में एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या रिस्क आ सकती है, किस वजह से रिस्क आ सकती है। अगर आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को गलत रीड कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी फिलहाल एफएमसीजी सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड हाई पे चल रही है, जबकि उल्टा है, कोरोना आने की वजह से मान लो डिमांड नेगेटिव चल रही है, तो क्या मेरी स्ट्रेटजी कि मैंने एक चीज मानी या मैंने एक चीज का अजम्पशन लिया है कि अभी डिमांड बहुत हाई है जबकि थी क्या बहुत लो, तो क्या मेरी स्ट्रेटजी सही बनेगी या गलत बनेगी? ऑब्वियस सी बात है। तो पहला रिस्क लिख लो, शॉर्ट टर्म में अगर आपने एक्सटर्नल फैक्टर को गलत रीड कर लिया, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, तो हेंस आपकी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, आपकी स्ट्रेटजी फेल कर सकती है, आपकी स्ट्रेटजी कामयाब ना हो, इसके बहुत हाई चांसेस है। रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये है शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है मैंने शॉर्ट टर्म में सारी असेसमेंट ठीक की हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये दिक्कत हो सकती है कि वो टाइम के हिसाब से अपडेट हो गए, फैक्टर्स बदलते रहते हैं। कि कोई टाइम ऐसा भी था जब सिंपल मोबाइल फोन की डिमांड थी, एक टाइम ऐसा भी था जब लैंडलाइन ही 10-10 घरों में या मोहल्ले में एक के पास होती थी, हो सकता है कि मोहल्ले के आप आसपास के 50 घरों में एक के पास हो, ऐसा होता रहा। और आज का टाइम ऐसा भी है जहां पे हर घर में 4-4 5-5 मोबाइल फोन मिल जाएंगे, वो भी स्मार्टफोन, ठीक है। तो बेसिकली आपके फैक्टर्स बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, आपकी गवर्नमेंट्स बदलने से भी बहुत सारे फैक्टर्स पड़ते हैं, क्योंकि कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो कैपिटलाइजेशन को सपोर्ट करती है, कुछ गवर्नमेंट ऐसी होती है जो लेबर डेवलपमेंट पे फोर्स करती है, कि जो है सोशल कॉजेज या सोसाइटी के ऊपर फोकस्ड होती है। तो यानी कि आपके पास फैक्टर्स बदलते हैं, और अगर आपने वो फैक्टर्स जो चेंज हुए उन्हें अगर सही टाइम पे असेस करके अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली, तो क्या फेल हो गया? नहीं आया ना, उस केस में भी आपका फेलियर होना पक्का है। तो यहां पे लिख लो, not updating strategy as per changing environmental factors। अगर आपने बदलते फैक्टर्स के साथ अपनी स्ट्रेटजी को फिर से जो है मॉडिफाई नहीं किया, उसे अपडेट नहीं किया, तो आपके पास लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटजी फेल होने के चांसेस हाई है। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपने सही रीड किया तो शॉर्ट टर्म में आप कामयाब दिखोगे, जैसे नोकिया है,
नोकिया ने 7-8 साल उन्होंने देखा शॉर्ट टर्म में ये डिमांड काफी चल रही है, उन्होंने देख लिया, लेकिन उन्होंने फ्यूचर नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि आज से 10 साल बाद टेक्नोलॉजी बदलेगी तब क्या होगा, उन्होंने उसके ऊपर फोकस नहीं किया, तो उनका फेलियर हो गया। तो दैट मीन्स आपके पास लॉन्ग टर्म में ये ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे बदल रहे हैं आपको उसके हिसाब से भी अपने आप को ढालना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर मतलब आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी जो क्षमताएं हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेस है। शॉर्ट टर्म में हमसे क्या गलती हो सकती है कि जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई और हमारे जो रिसोर्सेज है वो आपस में तालमेल नहीं रखते। दैट मीन्स मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें जो रिसोर्सेज के रिक्वायरमेंट वो मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो आपने अपने रिसोर्सेज को बिना कंसिडर किए ही अपनी स्ट्रेटेजी बना ली। मैंने स्ट्रेटेजी बना ली कि मैं बहुत ज्यादा ग्रो करूंगा या मैं बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी बनाऊंगा, बट उस पे इन्वेस्ट करने के लिए या खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है, तो यानी कि मेरी स्ट्रेटेजी फेल होना पक्का है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो क्राफ्टिंग स्ट्रेटेजी without considering your existing capabilities। अब जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म में वोडाफोन ये सोचे कि मुझे तो दोनों के साथ कंपीट करना है, एयरटेल जियो के साथ, तो क्या उनकी वो स्ट्रेटेजी सही होगी या इंटरनल स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या वो उनकी गलत स्ट्रेटेजी होगी? ऑब्वियस सी बात है गलत स्ट्रेटेजी होगी, कंपीट करने वाली उनकी स्ट्रेटेजी भी नहीं होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी वो स्ट्रेटेजी फेल कर जाएगी, ठीक है। और लॉन्ग रन में भी यही होता है, अगर आपके जो रिसोर्सेज इंक्रीज हुए हैं या चेंजेस हुए हैं रिसोर्सेज में, क्या लॉन्ग रन में आपके रिसोर्सेज चेंज होते हैं? नहीं। ऑब्वियस सी बात है आपकी वर्क फोर्स भी बदल सकती है, आपके बिजनेस में कैपिटल कितनी है वो बदल सकती है, आपके पेटेंट्स कॉपीराइट्स क्या क्या है वो बदल सकते हैं, आपकी टॉप मैनेजमेंट कौन है वो बदल सकती है। तो विद चेंजिंग कैपेबिलिटीज कि आपकी स्ट्रेटेजी भी अकॉर्डिंगली चेंज होनी चाहिए, नहीं हाँ या ना होनी चाहिए, अगर वो नहीं की तो भी आप फेल हो सकते हो। तो यहाँ पे लिख लो, सेम लिख लो, बस ऊपर वाले में आप ये कर लेना, नॉट अपडेटिंग स्ट्रेटेजी एज पर चेंजिंग कैपेबिलिटीज कर लेना। बस ऊपर वाले में जो है आपने एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर दिया, इसमें आपने अपने इंटरनल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया। दोनों में सेम चीज है, शॉर्ट टर्म में गलत रीड करना, शॉर्ट टर्म वाला आपके एक जो है रिस्क अराइज करता है, और लॉन्ग टर्म में जो चीज चेंज होती है उसके हिसाब से चेंज ना करना भी एक रिस्क का रीजन हो सकता है। दोनों में सेम है, अगर आप देखोगे तो कोई फर्क नहीं है। तो ये आपके पास रिस्क अलग अलग जो आ सकती है अलग अलग टाइम फ्रेम में। क्लियर है पॉइंट? ये नोट कर लिया सभी ने? उसके बाद ये जस्ट आपकी रीडिंग के लिए, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको एक्सटर्नल एनालिसिस करना होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस में आप कस्टमर देखते हो, अलग अलग सेगमेंट्स, क्या चीज है जो कस्टमर को मोटिवेट करती है, अनमेट डिमांड कितनी है, मतलब मार्केट में कितनी स्पेयर डिमांड है जिसके लिए आप प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हो। कंपटीटर एनालिसिस करना, आपका कंपटीटर कौन है। मार्केट एनालिसिस करना, मार्केट एनालिसिस में आप देखते हो कि मार्केट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, मार्केट में कंपटीशन कैसा है। एनवायरमेंटल एनालिसिस कि ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, टेक्नोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है वैसे, सुना है कभी किसी ने? डेमोग्राफिक डिविडेंड सुना तो हुआ होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है कि एक देश की जनसंख्या कैसे बनी हुई है। जैसे एक, हाँ डेमोग्राफी क्या है, क्या कह रहे हो? ये लास्ट वाला डेमोग्राफिक, बेसिकली आपकी जो पॉपुलेशन है वो कैसी है। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन मानी जाती है कि जो है मोस्टली पॉपुलेशन जो है यंग है, वो यंग एज में है, ठीक है। जैसे कहा जाता है चाइना की जो पॉपुलेशन है या अमेरिका की पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी जो है ओल्ड एज की तरफ जाने लगी है। एवरेज, एक एवरेज निकाली जाती है, वो एवरेज इंडिया में यंग है, यंग ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में लोग ज्यादा इन्वेस्ट करें क्योंकि पता है कि कंजम्पशन बढ़ेगा आगे जाके, ठीक है। और वहां पे ओल्ड एज ज्यादा है, वहां पे वर्किंग लोग कम हो जाएंगे, ठीक है। तो डेमोग्राफिक उसी चीज के ऊपर फोकस करता है। साथ में आपको जो है अपने इंटरनल एनालिसिस भी करने चाहिए, जिसमें परफॉर्मेंस एनालिसिस, अपना आपका परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, कस्टमर आपसे कितना सेटिस्फाइड है, आपकी कॉस्ट क्या आती है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स कैसे हैं। डिटरमिनेंट एनालिसिस, जैसे आपकी पीछे की स्ट्रेटजीज क्या थी, उनमें क्या क्या आपने काम किया था, आगे आपकी क्या कैपेबिलिटीज है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या स्ट्रेटजी बना सकते हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, ये इंटरनल एनालिसिस करना होता है। एक्सटर्नल एनालिसिस से आपको क्या मिलता है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इंटरनल एनालिसिस से स्ट्रेंथ और वीकनेस। ये सब कंसिडर करके ही आपको देखना होता है कि हमारे पास क्या क्या अलग अल्टरनेटिव है स्ट्रेटजी के। एक स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है और टाइम टू टाइम रिव्यू करना है।
ये जस्ट ओवरऑल प्रोसेस दे रखा है, इसमें आपको कुछ याद करने वाली जरूरत नहीं, इसमें चीज वही है, आपको इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस करके ही अपनी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करना है, इंप्लीमेंट करना है, टाइम टू टाइम उसे रिव्यू करना है, ठीक है। तो इसमें कुछ एज सच है नहीं। अब हमारा चैप्टर का जो है मेन पार्ट शुरू हो गया। चैप्टर जो बनाया गया है वो इसी टॉपिक के लिए बनाया गया है कि इंडस्ट्री को एनालाइज करो और कंपटीशन को एनालिसिस करो। मैंने परसों आपको बताया था कंपनीज टेलीकॉम सेक्टर में क्यों नहीं आना चाहती, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव है, पैसा बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, और दूसरा करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है, जितने कम रेट चल रहे हैं फिलहाल उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। जियो एयरटेल दोनों प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं, तो मैं ये क्यों कह रहा हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है इंडस्ट्री में, वॉल्यूम बहुत ज्यादा चाहिए उसके लिए आपको। एयरटेल और जियो प्रॉफिट में है, वोडाफोन आइडिया नहीं है, बिकॉज वोडाफोन आइडिया के पास वॉल्यूम नहीं है, नंबर ऑफ यूजर्स नहीं है। एक नया प्लेयर आएगा तो क्या वो एयरटेल जियो जितना प्लेयर यूजर बेस इतना जल्दी अटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए अट्रैक्टिव नहीं है एरिया, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट वो नहीं कमा पाएगा। तो इस ओवरऑल चैप्टर में हमें यही करना है कि आपको अपने इंडस्ट्री का और अपने कॉम्पिटिटर का एनालिसिस करना है, तो उसी के रिलेशन में है ये हमारे पास आगे का मेन टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे क्या है गिवन, every industry is unique as they differ widely in their economic characteristic, competitive situation and future profit perspective। हर इंडस्ट्री अपने आप में अलग होती है। जैसे मैं बात करूं रियल एस्टेट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या आएगा, बिल्डिंग वगैरह बना के बेचना। फिर मैं कहूं कंस्ट्रक्शन सेक्टर, इसमें रोड ब्रिजेस वगैरह बनाना। मैं कहूं एफएमसीजी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, आईटी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का एक इंडस्ट्री है। इन सब में क्या आपको क्या लगता है कि सारे एक जैसे हैं या सबकी अलग अलग नेचर है? सबके अलग अलग नेचर, रिक्वायर्ड कैपिटल सब में अलग अलग होती है, प्रॉफिट मार्जिन सब में अलग अलग होते हैं, इवन आपके जेस्टेशन पीरियड भी अलग अलग होते हैं। जेस्टेशन पीरियड मतलब कि आपने एक बार पैसा लगाया तो उसके बाद कितने दिनों बाद आपकी इनकम आनी स्टार्ट होगी। इसमें सबसे ज्यादा जो जेस्टेशन पीरियड बड़ा होता है वो होता है आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं, उन्हें बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा पहले काम करना पड़ता है, फिर इनके रेवेन्यू आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो हो सकता है 2.5 साल 3 साल आप काम कर रहे हो, थोड़ी बहुत पेमेंट ही आएगी, पूरी फुल पेमेंट आपके पास लास्ट में ही आपकी रिलीज की जाती है। तो हर इंडस्ट्री अपने आप में अलग होती है। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, लीडिंग कंपनीज इन अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक अनअट्रैक्टिव इंडस्ट्री, अनअट्रैक्टिव मतलब उसमें कोई ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उसकी एक लीडिंग कंपनी कैन फाइंड इट हार्ड टू अर्न रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट व्हाइल अ वीक कंपनी इन अट्रैक्टिव इंडस्ट्री कैन अचीव गुड परफॉर्मेंस। क्या लाइन का मतलब समझ में आया? एक इंडस्ट्री बहुत जो है ऐसी है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसमें मैं सबसे कच्चा खिलाड़ी हूं, और एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं है लेकिन उसमें आप सबसे टॉप के खिलाड़ी हो। ऐसा पॉसिबल है यानी कि मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं। आईटी सेक्टर में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, वोडाफोन आइडिया बहुत बड़ी कंपनी है अपने आप में, टेलीकॉम सेक्टर में वो लॉसेस में इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद, लेकिन आईटी सेक्टर में एक छोटी सी कंपनी जो सिर्फ हो सकता है 10 करोड़ की सेल कर रही है वो प्रॉफिट में है। पॉसिबल है या नहीं? सेक्टर्स का फर्क होता है, यानी कि ये भी जरूरी है कि आप किस सेक्टर में एंटर करते हो। मेरे पास 2 सेक्टर्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास 2 मार्केट हैं, 2 सेक्टर्स हैं, 2 इंडस्ट्रीज है, 2 इंडस्ट्रीज है, एक इंडस्ट्री 1 है, एक इंडस्ट्री 2 है, ठीक है। इंडस्ट्री 1 में बहुत हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन है, आप कह सकते हो आपके पास 100 कंपीटिंग फर्म है जो इक्वल साइज के, बहुत ही फियर्स कंपटीशन है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री 2 है जिसमें ना के बराबर कंपटीशन है, सिर्फ 1 या 2 कंपनीज है। लेकिन जो इंडस्ट्री आपकी 1 है वहां पे इवन दो 100 कंपटीटर्स हैं लेकिन मार्केट का साइज बहुत बड़ा है, यूजर्स बहुत सारे हैं जो सामान लेते हैं, एंड मार्जिन भी बहुत हाई है। लेकिन जो इंडस्ट्री सेकंड है उसमें नंबर ऑफ यूजर भी बहुत कम है एंड मार्जिन भी बहुत अच्छे नहीं रहते। आप कौन से इंडस्ट्री में बिजनेस करना पसंद करोगे? ऑब्वियस सी बात है पहली वाली में, ऑल तो कंपटीशन ज्यादा है लेकिन बाकी फैक्टर भी तो देखे जाएंगे ना कि साइज कितना है, बहुत बड़ा मार्केट साइज है, तो कंपटीशन बड़ा होने के बावजूद भी आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी बिक जाती है, अच्छा प्रॉफिट कमा सको। एफएमसीजी को ही ले लो, इतनी सारी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, डाबर है, एचयूएल है, आईटीसी है, ठीक है, नेस्ले है, ब्रिटानिया है, कितनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, सारी की सारी बड़ी ब्रांड्स हैं, कोलगेट है, पतंजलि है, बट स्टिल क्या सभी प्रॉफिट कमा रहे हैं? यानी रीजन क्या है?
क्योंकि एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसकी जो हर कोई उससे जुड़ा हुआ है, हर किसी के घर पे डिमांड होती है, सामान सारों की कंज्यूम करते हैं, तो एफएमसीजी का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। और दूसरा मार्जिन भी अच्छे होते हैं और रिस्क भी कम होता है, क्योंकि आपको सिंपली एक प्रोडक्ट बनाना है और बेचना है। तो हेंस इसमें क्या है, आपके पास प्रॉफिट अच्छा कमा पाते हो आप। जबकि कोई दूसरी इंडस्ट्री हो सकती है जिसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो, या फिर हो सकता है वहां पे आपके पास मार्जिन उतने अच्छे ना हो, तो इवन दो कम कंपटीशन है बट स्टिल आप नहीं जाना चाहोगे। जैसे स्टील मेकिंग कंपनीज है, क्या बहुत ज्यादा स्टील मेकिंग कंपनी है? लिमिटेड ही है, लिमिटेड ही है। क्यों नहीं जाते फिर उसमें कंपनीज? बिकॉज उन्हें दिख रहा है एक तो कैपिटल बहुत ज्यादा लगेगी, उसके बाद इतना ज्यादा बड़ा मार्केट भी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्होंने ऑलरेडी अच्छा मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है, और तीसरा उसमें इतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि इन सभी चीजों को देखते हुए कहेंगे नहीं इस एरिया में नहीं जाएंगे। तो ये दोनों ही चीजें जरूरी है, आप कंपटीशन भी देखोगे लेकिन आप साथ में ओवरऑल इंडस्ट्री को भी देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, गेमिंग कंपनीज कैन अर्न गुड प्रॉफिट इवन विद वीक डिलीवरी ऑफ सर्विस। खराब सर्विस देके भी वो अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। वाइल हॉस्पिटैलिटी सर्विस, हॉस्पिटैलिटी बिजनेस किस चीज का होता है? जो भी आपके पास रिजॉर्ट्स वगैरह होते हैं, हॉस्पिटैलिटी मतलब जो कि आपके पास जो भी आप टूरिज्म वगैरह के लिए यूज करते हो वो सारे हॉस्पिटैलिटी में आते हैं। विल हैव टू स्पेंड ह्यूज इन्वेस्टमेंट टू गेट गुड प्रॉफिट। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जो होटल कंपनीज होती हैं उन्हें बहुत बड़े बड़े होटल करने होते हैं, ओपन करने पड़ेंगे। ठीक है, एक अच्छे प्लेस पे करना पड़ेगा, तो कैपिटल आउटले बहुत ज्यादा होगा। जबकि गेम बनाने वाली कंपनी को करना ही क्या है, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर तो डेवलप करना है, खर्चा किसका ज्यादा होगा? हाँ, अरे वैसे तो करना है लेकिन मतलब आपकी कैपिटल कितनी लगेगी वो देखो ना। क्या आपकी कैपिटल उतनी लगती है जितनी आपके पास एक जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है उनमें लगती है? एक चीज हमेशा याद रखना, जो टेक बेस्ड कंपनीज होती है उसमें कैपिटल बहुत कम लगती है हमेशा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं। और जो आपके पास हाँ, हम आप बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड कर रहे हो ना, जो भी कर रहे हो, तो ये चीज देखने वाली होती है। ठीक है, अब आपको अलग अलग चीजें, जो अलग अलग फैक्टर है जिनके बेसिस पे अलग अलग इंडस्ट्री डिफर करती है। ओवरऑल साइज अलग अलग इंडस्ट्रीज का अलग अलग होता है, ग्रोथ रेट भी अलग अलग होती है। ग्रोथ रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ग्रोथ रेट क्या होती है कि आने वाले सालों में ये इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आज कोई इंडस्ट्री 100 करोड़ की है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताना। मैं कहता हूं कि आज मान लो इंडिया की जो एफएमसीजी मार्केट है वो 100 करोड़ की है, इसका मतलब क्या है? क्या क्या मैं कह रहा हूं आज इंडिया का एफएमसीजी मार्केट या एफएमसीजी इंडस्ट्री 100 करोड़ की है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, उसमें सेल कितना होता है, उसमें कंजम्पशन कितना होता है, यानी कि साल के दौरान जो आपके कस्टमर है वो 100 करोड़ का सामान खरीद लेते हैं। ये मतलब होता है मार्केट साइज का। और जब कहा जाता है कि मार्केट 5% की रेट से ग्रो करेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हर साल मार्केट 5% बढ़ जाएगा। यानी कि डिमांड इस बार 100 करोड़ की थी, तो अगले साल कितनी होगी? 105 करोड़, और अगले साल उसका भी 5% ग्रो कर जाएगा। तो हाई ग्रोथ रेट क्या शो करती है कि इस एरिया में ग्रो बहुत, एक ऑब्वियस सी बात है। मान लो मैं अगर एफएमसीजी सेक्टर में कंपटीशन कर रहा हूं, अगर मार्केट 100 करोड़ का 100 करोड़ पे ही रहे, तो क्या हमारी सेल बढ़ सकती है? कभी एक ही केस में बढ़ सकती है, हम दूसरे कॉम्पिटिटर की सेल हथिया लें, जो सामान पहले कॉम्पिटिटर का खरीदा जाता था वो हमारा बिकने लग जाए, इसी केस में बढ़ सकती है। लेकिन अगर मार्केट ग्रो कर रहा है तो आपको कॉम्पिटिटर का बेस भी नहीं चाहिए, क्या आपकी खुद की सेल नेचुरली बढ़ जाएगी या नहीं? ऑब्वियस सी बात है, नए कस्टमर आ जाएंगे या एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे, तो आपकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो दो केस है, एक वो आपके पास केस है जहां पे आपकी ग्रोथ रेट बहुत लो है, और एक ग्रोथ रेट बहुत हाई है। तो कौन सा बेटर रहता है कंपनीज के लिए? ऐसी इंडस्ट्रीज में जाना जिसकी ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है। जैसे देखो यहां पे आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बना रखा है इसमें देखो, गेमिंग मार्केट, ग्लोबल मार्केट जो है क्लाउड गेमिंग का। क्लाउड गेमिंग मतलब ऑनलाइन जो हम गेम वगैरह खेलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पबजी है। अब पबजी में आप गेम खेलते हो, तो वहां पे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, और एक गेम में जो है बहुत सारे लोग कनेक्टेड गेम खेल सकते हैं। ठीक है, एक साथ गेम खेल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आजकल बहुत सारे गेम हो गए। वैसे एक वो लूडो भी आता है जिसमें आप जो है अलग अलग जगह पे बैठे बैठे भी खेल सकते हो। तो मतलब बहुत सारे गेम बना रखे हैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड, तो उसके बारे में है। देखो यहाँ पे आपके पास अलग अलग टाइप की गेम्स की मार्केट की CAGR बता रहा है। CAGR का मतलब होता है कि आपके पास एनुअलाइज्ड कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट क्या होगी, यानी कि पूरे साल अगर कंपाउंडिंग के हिसाब से देखें तो मार्केट कितना ग्रो करेगा। फाइल स्ट्रीमिंग वाले केस में 25% की ग्रोथ है। स्मार्टफोन टैबलेट मार्केट के जो गेम है 45%, B2B सेगमेंट 40% ग्रो करेगा। ग्लोबल मार्केट का टोटल वैल्यूएशन कितना था 2018 में? $1 बिलियन। ठीक है, और वो जो है 30% की रेट से ग्रो करेगा। तो ये हाईली ग्रोइंग इंडस्ट्री दिख रही है, काफी हाई ग्रोथ रेट है। अब इस ग्रोथ रेट को देख के जब भी ये डेटा रिलीज होगा, बहुत सारे लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी। काफी सारी गेमिंग कंपनीज खुली हुई है इंडिया में। एक कंपनी है जो लिस्टेड भी है, नजारा टेक्नोलॉजीज।
वो पर्टिकुलर काम ही इस एरिया में करती है। अब हमें लगता है गेम खेल के कमाई कैसे होगी, आप बताना गेमिंग से कैसे कमाई होती होगी। हाँ, एक तो ये तरीका होता है, बहुत सारे आइटम होते हैं जिसको आपको परचेज करना पड़ सकता है, हालांकि आप गेम खेल के जीत भी सकते हो उन्हें, बट आप क्या करते हो, एडिशन करने के लिए उसे खरीद भी सकते हो, पेमेंट करके और उसे खरीद सकते हो, एक तरीका ये होता है। और अच्छा, एमएक्स प्लेयर में गेम्स है, किस किसने देखे हैं? कमा लेंगे 50-100, बहुत अच्छी बात है। एमएक्स प्लेयर में गेम्स आते हैं बहुत सारे, उसमें वो है ना गेम की विनिंग पे कभी 1 रुपया कभी 2 रुपए इस टाइप से देते हैं, विनिंग है उनकी, और डेली बेसिस पे काफी सारे बांटते हैं। वो कैसे कमाई करते हैं, ऐड आती रहती है, आपने देखा होगा जब भी आप गेम खेल रहे हो अचानक से ऐड आ जाती है, अगर आपका नेट ऑन होगा ना तो ऐड आ जाती है, ठीक है। वो ऐड होती ऐसी है जैसे आप स्किप भी नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली कहां से कमा रहे हैं, वो उन ऐड से ही कमाई कर रहे हैं, जिस भी कंपनी की वो ऐड कर रहे हैं उनसे पेमेंट ले लेंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ डाउनलोड के हिसाब से उन्हें प्ले स्टोर से वहां से भी पेमेंट मिलती है। तो यानी कि बहुत सारी चीजें होती है जिनके थ्रू वो कमाते हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जैसे फेसबुक आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, यूट्यूब आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर रहे हो, तो वो कहां से कमाई कर रहे हैं। डेटा भी होता है, डेटा लेकिन हर किसी के पास जरूरी नहीं ना कि आप सारे गेम, जरूरी थोड़ी कि आपके मोबाइल नंबर या आपकी ईमेल आईडी को लेंगे ही लेंगे, तो जरूरी तो नहीं है ना, ये भी एक तरीका होता है। जैसे आपके पास कई बार मैसेज आते होंगे अलग अलग एकेडमीज के क्लासेस के लिए, आते हैं सीए करने के बाद ही आए, आपने तो कहीं पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया किसी और जगह पे, फिर आप कहां से आए ये चीजें। हाँ। अरे मेरे पास फाइनल होने के बाद आए थे कि आपको कॉस्टिंग की क्लास चाहिए या फिर आपको इस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए कि नहीं, एक दिन मैंने ना बोल दिया, कॉल आया मेरे पास, वो बोले कि सर आपको इस चीज की मतलब आपको ये क्लास है, इंटर की क्लास के लिए आया, शायद मेरी सी ऑलरेडी हो चुकी थी, मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे, तो उनका फोन आया कि आपको इस चीज की पेन ड्राइव चाहिए, मैंने कहा मैं दे रहा हूँ आपको, चाहिए क्या बताओ। फिर उनको समझ में नहीं आया, फिर मैंने कहा, वो बोली क्या कह रहे थे आप, मैंने कहा कुछ नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा नहीं बेइज्जती करना भी ठीक नहीं ऐसे। थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, उनकी रेगुलर की जॉब है तो वो थोड़ा सा हराश करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता उनके लिए, वो थोड़ा सा ज्यादा वो हो जाता है कि कैसे कैसे कस्टमर आते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आपकी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत जरूरी है। आगे है पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज, ये भी देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर पेस ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज बहुत हाई है तो रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा रिस्क होगा। जैसे आज के टाइम पे मोबाइल फोन्स में हो गया है, कितनी तेजी से जो है कंपनी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, 2G से 3G है, 3G से 4G और 4G से 5G। तो एक बात सोचो, आज जब 5G आ जाएगा और काफी सारे फोन्स में तो ऑलरेडी 5G कैपेबिलिटीज देने लग गए, 3G की डिमांड का क्या होगा, जो मोबाइल फोन ऑलरेडी बन चुके हैं उसका क्या होगा। मैं एक्चुअल केस बताता हूँ, मैं एक स्टॉक ऑडिट पे गया था, एक कंपनी थी ग्लोबल इन्फोनेट नाम से, वो जो है एक दुबई की कंपनी थी, उसकी सब्सिडरी थी, उसका दिल्ली में जो है एक काम था, दिल्ली बेस्ड था मतलब उसका ऑपरेशन, बट ऑल ओवर इंडिया 25 से 30 ब्रांच थी। उनका काम ये था कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं, लैपटॉप्स वगैरह, मोबाइल फोन्स वगैरह, वो क्या करते हैं, वो सारे फोन जो है ना वहां से दुबई से आ जाते हैं इनके पास, और ये अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू सेल करते थे। तो मैं उनके वेयर हाउस में गया, 2016-17 की बात है, 2016-17 में जब मैं उनकी वेयर हाउस में गया, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का वेयर हाउस था, मतलब उसमें मोबाइल फोन्स थे, लैपटॉप्स थे, और इतने बेकार तरीके से पड़े थे, कहीं पे एक मोबाइल फोन पड़ा है, कहीं पे किसी बॉक्स में लैपटॉप पड़ा है, ऐसे ही बिखरे पड़े थे। रीजन मैंने जब उनसे पूछा तो बोले सारे आउटडेट हो चुके हैं, क्योंकि वो 2011 के फोन थे सैमसंग वाले जो शुरू शुरू में आए थे, 2016-17 में बोला अब इसे कोई नहीं खरीदता। आप अपने आप से देख लो, आज आपको मोबाइल फोन खरीदना है, लेटेस्ट वाला लोगे, 5 साल पुराना मॉडल लोगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या कंपनी के पास स्टॉक होता है या नहीं, तो कंपनी के लिए तो आउटडेट हो गया। तो ये चीज देखना बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, बिकॉज आपका रिस्क भी उसी के हिसाब से बनता है। नंबर ऑफ बायर और सेलर क्या है उस इंडस्ट्री में, ये भी अलग अलग होते हैं। डिग्री ऑफ कंपटीशन क्या है, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट देती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्रॉफिट मार्जिन क्या होते हैं, तो ये अलग अलग फैक्टर हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री में डिफर करते हैं, सब इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे गेमिंग का इवेल्यूशन है, ये तो सबने खेला होगा वीडियो गेम्स, ये वाले 2 प्लेयर कंसोल और ये 2 प्लेयर कंसोल प्लस लैन, इसमें नेट भी था, ये वाले हमने मेन खेले हुए हैं जिसमें 2 प्लेयर वाले होते थे, वीडियो गेम जिसे हम कहते थे, ठीक है। मारियो, कौन है जो मारियो को नहीं जानता, स्पाइडरमैन नहीं, मारियो वाला जो है मेन फेमस, खेला तो सबने हुआ होगा। तो यहाँ पे जो है एक वो भी होता रहा, जो मतलब ये वीडियो गेम जब भी आते थे तो उनके साथ एक कैसेट आती थी गेम की,
वो 99999 गेम्स, और वो क्या होता रहा, 7 या 8 गेम होते थे, बाद में उन्हीं को बार बार रिपीट रिपीट में दिया होता रहा, 8 या 10 गेम होते थे। हाँ वो कॉन्ट्रा तो नहीं होता रहा, फिर भी वो मतलब वो एक ही चीज को रिपीट करते रहते, गेम होते 10। एक वो डक हंट वाला जरूर मिलेगा। हाँ वो दूर से मारने वाला नहीं, पास जाके लगा के और तो एक वो होता था, एक मारियो होता था, एक मारियो का थोड़ा सा अलग वर्जन मून मारियो, जैसे उछाल दिया तो हवा में ही रहता था। तो कहने का मतलब क्या है कि वो सेम गेम होते थे 8-10, और वो उन्हीं को रिपीट करते रहते थे। उसमें गेम होते थे 9999, मतलब 9,99,999 देते थे, और लेकिन गेम होते थे 10 ही। वो सेम ही चीज रिपीट करते रहते थे, नंबर नंबर नंबर। और बचपन में करते भी क्या थे, एक बार 6 नंबर का मारियो खेल लिया, एक बार 13 नंबर का, होता सेम ही गेम था, बस वो चलाने के लिए एक बार 6 वाला चला लिया, एक बार 13 वाला चला लिया। तो कहने का मतलब है आपके पास गेमिंग कैसे इवॉल्व हुई है। तो पहले आपके पास वीडियो गेम्स होते थे, फिर धीरे धीरे करके आपके पास प्ले स्टेशन आए, प्ले स्टेशन में भी 2 3 4, बाद में वो वाले गेम भी आ गए जिसमें आप जो है जैसे मॉल्स वगैरह में जाते हो, जैसे कार वगैरह वाले होते हैं, जिसमें आपके पास सामने एक ड्राइविंग व्हील होता है, आपको ये लगेगा 3D गेम्स आ गए, बेसिकली आपको ये लगेगा आप उस गेम के अंदर ही हो। और अब जो फिलहाल जो गेम डेवलप हो रहे हैं वो जो है नेट बेस्ड गेम डेवलप हो रहे हैं, ऑनलाइन गेम डेवलप हो रहे हैं, जो अब जो आप कह सकते हो पबजी बेस्ड। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है आपका मेटावर्स का। मेटावर्स देखा है किसी ने किस टाइप से है? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है मेटावर्स का भी, तो फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अभी मेटावर्स का जो है आगे टाइम आने वाला है, तो ये इस टाइप से कैसे गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो की है, कितना फर्क हुआ है। पहले सोलो था, सोलो गेम मतलब कि अकेला अकेला व्यक्ति खेलता रहा, इस टाइप का होता था जो भी आपके गेम्स होते थे वीडियो गेम्स, बट अब एक साथ थाउजेंड्स मिलियंस लोग एक साथ खेलते हैं, ठीक है। तो ये गेमिंग इंडस्ट्री है जो कैसे कैसे ग्रो की गई है धीरे धीरे, उसकी बात है। नेक्स्ट टॉपिक क्या, ये कहानी जैसा ही है, कहानी सुनाता रहता हूँ इसमें, बिजनेस में अलग अलग। आगे केस स्टडी आ जाएगी, वहां पे करेंगे। देखो बीच बीच में जहां पे थ्योरी आएगी वहां पे थ्योरी भी करनी पड़ेगी, जहां पे केस स्टडी बन सकती है वहां पे केस स्टडी भी होगी। अब मिक्स है सब्जेक्ट, क्या इलाज। मैं बिल्कुल ही मॉड्यूल से करवाता तो कब के सो चुके होते। फॉलोइंग इश्यूज नीड टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। जब हम इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करेंगे तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें रीड करने होते हैं, यही फैक्टर्स हैं जो हम आगे वन बाय वन देखेंगे। डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर क्या है इंडस्ट्री का, मतलब मेन फीचर क्या है जिसके बेसिस पे कंपटीशन हो रहा है। नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन क्या है, ट्रिगर ऑफ चेंज, आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कंपनी, लाइकली स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ राइवल, की सक्सेस फैक्टर क्या है, और इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस कितनी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको देखने होते हैं जब भी आप इंडस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करते हो। अब मैंने वन बाय पढ़ना है। सबसे पहला है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडस्ट्री। आज क्या किया है, नींद तो कल भी आएगी, आज कुछ अलग है। अभी पढ़ा है 5 मिनट, इतने में ये वाला टॉपिक हो जाएगा। वो कहा जाता है ना, बैरी तो मारे मरेगा, मतलब ये सिलेबस तो पूरा पढ़ोगे तभी होगा, आज और कल करने से तो होगा नहीं। जो चीज है थोड़ी बोरिंग करनी पड़ेगी, उसमें कोई इलाज नहीं है। देखो तो टॉपिक है डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स। बेसिकली हमें ये देखना है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके मेन इकोनॉमिक फीचर्स क्या है। इकोनॉमिक फीचर की जब हम बात करते हैं तो हम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से उसकी बात करते हैं, ठीक है। मार्केट का साइज कितना बड़ा है, क्या मार्केट आपका लोकल है या इंटरनेशनल लेवल पे माल बिकता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ठीक है। कौन सी साइकिल पे या कौन सी लाइफ साइकिल चल रही है, प्रोडक्ट किस पॉइंट पे आया हुआ है, तो वो सब कुछ देखा जाता है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो हमें जो देखने होते हैं, साइज एंड नेचर ऑफ द मार्केट, स्कोप ऑफ कॉम्पिटिटिव राइवलरी, यानी कि आपको कंपटीशन कैसा है, क्या सिर्फ लोकल है। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है जिसमें लोकल जो है कंपटीशन होता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें रीजनल, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल और फिर ग्लोबल, किस लेवल का कंपटीशन है। अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप का कंपटीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर गोलगप्पे इंडस्ट्री की बात करूं तो कौन से लेवल का कंपटीशन है, लोकल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल या ग्लोबल। तो लोकल ही हो गया, मोहल्ला ही हो गया, वही बात है ना कि एरिया वाइज, इस एरिया में आए तो इसका खा लो। ऐसा तो नहीं है कि कोई इंटरनेशनल कंपनी भी आई हुई कि हमारे गोलगप्पे बेचे जाएंगे। इंटरनेशनल है, लोकल है। कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो रीजनल होंगी, ठीक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो नेशनल लेवल पे compete करते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल या ग्लोबल एक ही बात, ठीक है। मार्केट ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट किस तेजी से बढ़ रहा है, और आपकी बिजनेस लाइफ साइकिल में उस प्रोडक्ट की कहां पे पोजीशन है। बिजनेस लाइफ साइकिल क्या होती है,
एक प्रोडक्ट को 4 स्टेजेस में बांटा जाता है, कहा जाता है कोई भी चीज शुरू हुई तो खत्म तो होगी, तो प्रोडक्ट के लिए भी 4 स्टेजेस बनाई जाती है। पहला 5 भी बनाया जाता है, सीधा डिप्रेशन, पैदा होते डिप्रेशन। एक्सपेंशन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर सेचुरिटी आती है, मैच्योर होता है, और फिर वो डिक्लाइन करता है। 4 स्टेजेस होती है, कई बार 5 बना दी जाती है। बेसिक कहने का मतलब है आएगा, फिर ग्रो करेगा, पीक आ जाएगा, और फिर वहां से डिक्लाइन करना स्टार्ट करता है। तो आपको भी देखना है आपकी इंडस्ट्री कौन से पोजीशन पे है। अगर मान लो मैं बात करूं सन 2000 में या 2005 के राउंड, तो लगभग 2010 12 13 के राउंड जो है ना, मार्केट धीरे धीरे टीवी का बदलने लगा था। अब कितनों के घर में सीआरटी वाले टीवीज है, वो डब्बे वाले, कलर तो सारी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट कौन यूज करता है? सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, वो वाले जो बक्से होते थे मोटे वाले, जिसके अंदर ट्यूब होती थी। नहीं है किसी घर पे? सबके एलईडी है, किसी एक आधे घर में होगी जो पड़ी है, देखो वो भी यूज नहीं होती इसलिए पड़ी होगी, ठीक है, कोई देखता नहीं है इसलिए। किसके, सभी के घर में एलईडी टीवीज होती हैं। अचानक से तो चेंज नहीं हुआ, कभी तो ऐसा था जब वो सीआरटी टीवीज बहुत ज्यादा बिकती थी, ठीक है। मॉनिटर है, सीआरटी मॉनिटर, अब सीआरटी मॉनिटर भी कोई यूज नहीं करता, सबके घर में जो है अगर कंप्यूटर है तो एलईडी होगा। आजकल तो कंप्यूटर भी बहुत कम हो गए, लैपटॉप से रिप्लेस हो गए। अगर मान लो मैं बात करता हूँ सीआरटी टीवीज की, 2008-10 के राउंड उसका मार्केट डिक्लाइन शुरू हो गया था काफी तेजी से, धीरे धीरे करके एलईडी आनी स्टार्ट हो गई थी। एलईडी के मल्टीपल बेनिफिट्स थे, पहली बात तो स्पेस कम लेती है, दूसरा उसमें जो है आपके पास दिखने में अच्छी है, और तीसरा उसके जो क्वालिटी, रंग की कलर क्वालिटी जो है उस सीआरटी वालों की अच्छी होती है। आपने देखा होगा लैपटॉप्स में जब बात करते हो आप, जो आपकी एलईडीज होती है उसमें सिर्फ सामने से देखने पे दिखता है, साइड से देखोगे तो नहीं दिखेगा। क्या मॉनिटर में ऐसा होता था? मॉनिटर में आप किसी भी एंगल से देखो आपको सेम दिखता था, तो क्वालिटी उनकी अच्छी होती थी। लेकिन मेन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर आया, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो ये सीआरटी वाले ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब मान लो 2005 के बाद मार्केट डिक्लाइन करना स्टार्ट हो गया, 2010 तक पूरा खत्म हो चुका था, और मैं 2004 में एक नई कंपनी बनाता हूं जो काम क्या करेगी, सीआरटी टीवी बनाएगी। बताओ क्या ये बिजनेस चल पाएगा? जब तक आप बनाना स्टार्ट करोगे इतने में तो मार्केट ही बंद हो लेगा, फिर कबाड़ी को ही बेचना, ठीक है। तो यही बात है कि आपको ये भी देखना जरूरी है कि आपका लाइफ साइकिल में कौन सी पोजीशन आ चुकी है। कहीं आप इन्वेस्ट करो और पता चले कि तो डिक्लाइन स्टेज थी, सब खत्म ही हो चुका, तो वो चीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर ऑफ राइवल क्या है, उनका मार्केट शेयर क्या है, वो भी देखना जरूरी है। कितने राइवल्स है, कितने कॉम्पिटिटर है, और कितना उनका मार्केट शेयर है, कितने बायर है, कितने सेलर है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है या नहीं। ये क्या होता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन? सुना है कभी नाम? बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है अपनी सप्लाई चेन में पीछे जाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं धागे बनाता हूं, धागे परचेज करता हूं, ठीक है, कपड़ा परचेज करता हूं और उससे शर्ट बनाता हूं, ठीक है। तो मेरा काम क्या है, शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का। मैं रॉ मटेरियल जो मेरे लिए कपड़ा है वो खरीद के लाता हूं। अगर मैं ये करूं कि डायरेक्टली किसानों से कपास खरीद लूं, कॉटन खरीद लूं और उससे खुद कपड़ा बनाऊं, तो ये क्या होता है, क्या मैं, मेरा ही जो रॉ मटेरियल की जो सप्लायर था, क्या मैंने उसकी जगह हथिया लिया? नहीं। जो मुझे सप्लाई करते थे क्या मैंने उनकी जगह खुद ही प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है? नहीं। ये होता है अपनी सप्लाई चेन में पीछे जाना, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और ऐसे ही मैं क्या करता रहा, अभी तक जो है सीधा होलसेलर्स को बेच देता रहा कि आप बेचो, फैक्ट्री लगाई, होलसेलर को बेच दिया। बट अब मैंने क्या किया, मेरे खुद के आउटलेट खोल लिए, तो क्या मैं होलसेलर को बेचूंगा, डायरेक्टली कस्टमर को बेचूंगा? तो इस केस में मैंने मेरे सप्लाई चेन में आगे वाले का काम हथिया लिया, तो क्या होता है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो आपकी सप्लाई चेन शुरू से लेके एंड तक, जैसे प्रोडक्ट आता है लास्ट में कस्टमर तक पहुंचता है, तो इसमें आगे पीछे मूव करना क्या कहलाता है आपका, बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, आगे जब हम चैप्टर करेंगे, 4th या 5th चैप्टर है, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट ये फिर से आएगा, ठीक है। देन कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है आप डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हो आउटलेट ओपन करके, या हो सकता है आप मिडल मैन के थ्रू होलसेलर को बेचते हो, या डायरेक्टली होलसेलर को बेचते हो, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। या ऐसा भी हो सकता है आप ऑनलाइन सेल कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही है, क्या आपका प्रोडक्ट हाईली डिफरेंशिएटेड है, हाईली डिफरेंशिएटेड मतलब कंपटीटर से बहुत अलग है, वीकली डिफरेंशिएटेड मतलब इतना ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क है, या एसेंशियली सेम ही है। तो एक फैक्टर्स हैं, एक बार रीड कर लेना, जो आपको देखने होते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। ये पीछे भी ये आए थे, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। क्या ये आपको सारे याद करने हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो 4 या 5 याद रख लोगे तो भी काफी है, ठीक है। तो ये था पहला पॉइंट, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर। ये उसके बाद ऑटोमेटिव मार्केट जो है उसके बारे में, कैसे जो है मार्केट ग्रो कर रहा है ऑटोमोबाइल्स का। तो आज आपको यही रीड करना है बस, यहां तक। बुक में बताऊं तो मॉड्यूल में बता देता हूं मैं आपको।
अच्छा कल हमारे यहाँ तक हो गया था, किस किसने रीड किया था मॉड्यूल से? अब तो और ऐड हो जाएगा फिर। तो कॉस्ट में पूरा कर लिया। काम होने से क्या हुआ बताओ, पूरा तो हुआ नहीं फिर भी। अच्छा ठीक है। अब ये चैप्टर हमारा जो है यहाँ तक हो गया है, पेज नंबर 10 तक। 4 पेज और हो गए हैं आज, यहाँ तक का हो गया है। अगर कल रीड नहीं करके आए तो मैं ये करूंगा, क्लास में बैठ के रीड करना पहले, बैठे। ब्रेक का टाइम 12:30 कर दूं? क्यों? तो जल्दी खा के आते हैं तो लग जानी चाहिए भूख तो। ना मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 12:30 ब्रेक कर दूं, लगातार बढ़ा दूं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो इसलिए किया था कि ताकि बीच में 5 मिनट कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे थोड़ी होता है, 2 2 बार चाहिए फिर तुम्हें। फिर मैं बाद में 12:40 पे कर दूंगा, बीच में पहले ले लेना 10 मिनट का जो है। चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूँ। 11:25 तक लगातार कर लेना, उसके बाद 5 7 मिनट का ब्रेक। हाँ मुझे पता है 5 का 10 कर दोगे, तो 10 मिनट का ब्रेक मान लो, 11:35 से फिर 12:30 तक। ठीक है। अच्छा टेस्ट कब है एसएम का?